नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पे। मैं सोनू कुमार आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि हमारा टॉपिक है वर्तनी प्रश्नोत्तरी, पीछे लिखा हुआ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा वर्तनी प्रश्नोत्तरी। बच्चों, इसमें हमने 2 क्लास पहले पढ़ ली हैं। उस क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है, यानी कि वर्तनी को हमने 2 भागों में विभक्त कर लिया था। एक कर लिया था हमने स्वर संबंधी वर्तनी और एक कर लिया था हमने व्यंजन संबंधित वर्तनी। उन दोनों क्लासों को हमने ठीक से पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, इस बात को देखने के लिए, अपना आकलन करने के लिए जो आज की क्लास है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब यह है कि उन क्लासों से हमने क्या सीखा, कितना हम सीख पाए, उसका थोड़ा सा छोटा सा आकलन हम आज करेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में क्या रहेगा, वर्तनी संबंधी प्रश्न हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि शुद्ध वर्तनी है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहले है आपको लिखा हुआ, जो पहले आ रहा है ए विकल्प पर या का विकल्प पर, मृत्युंजय। मृत्युंजय, फिर मृत्युंजय, फिर मृत्युंजय लिखा हुआ, इसमें बस मृत्युंजय है, बाकी में मृत्युंजय है। इन चारों विकल्पों में आपको यह पहचान करनी है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि किस शब्द के अक्षर सही बने हुए हैं मृत्युंजय के लिए, यह आपको पहचान करनी है। जब मैंने आपको स्वर संबंधी वर्तनी बताई थी और व्यंजन संबंधी वर्तनी बताई थी, तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न चल रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन वर्तनी से किस प्रकार बनते हैं। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन आपको, प्रश्न आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। बस ऊपर की थोड़ी सी भाषा परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प की वर्तनी शुद्ध है। यह थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तनी है, मतलब उसका यही है कि दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी किस शब्द की है, यह हमें पहचानना है। तो पहचानिए। जिन बच्चों ने थोड़ी ठीक से क्लास पढ़ी होगी उन्हें समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो आज समझ लें किस प्रकार से हमें इन्हें करना है। पहचान करेंगे हम। पहले लिखा हुआ है हमारा मृत्युंजय, फिर दूसरे में भी मृत्युंजय है, फिर मृत्युंजय है, फिर मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्यु प्लस अजय, मृत्यु प्लस अजय। तो मृत्यु जब हम लिखते हैं तो मां में क्या लगाते हैं, ऋषि लगाते हैं। तो मृत्यु। मृत्युंजय, अंग की आवाज निकल रही है, तो अंग की आवाज हमें 2 विकल्पों में दिखाई दे रही है, पहले में और तीसरे में। और जब हम मृत्यु लिखते हैं पूरा, तो मृत्यु में हमेशा क्या होता है, ह्रस्व उ का प्रयोग किया जाता है। किसका, ह्रस्व उ का प्रयोग किया जाता है। अब मृत्युन के साथ हमारे साथ जो ह्रस्व वाले हैं वो 2 विकल्प हैं। एक तो विकल्प ये है और एक विकल्प हमारा ये है, यानी कि विकल्प सी और विकल्प डी में हमें चयन करना है। पहले वाला नहीं है और दूसरा वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो आपको पता ही है कि हमेशा क्या ह्रस्व उ के साथ प्रयोग किया जाता है, और पहले विकल्प में क्या है, दीर्घ उ है, इसलिए पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मृत्यु ही नहीं बन रहा है। तीसरे और चौथे में हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों का आकलन करते हैं, तो मृत्युंजय हमेशा क्या होता है, च छ जय जय ने। मैंने जो आपको बताया था च वर्ग में जय जो है हमारा च वर्ग का आता है। किसका है, जो जय है हमारा वो च वर्ग का है, च छ जय जय। तो इसका जो 5वां अक्षर होता है वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं अय्या, जिसको बोलते हैं अय्या। हम तो नय की आवाज ही निकालते हैं। वो पंचम जो वर्ण होता है वो इस प्रकार का वर्ण होता है, यानी कि नय जो होता है इस प्रकार का होता है। लेकिन यहां हमने क्या करा है, न का प्रयोग करा है। किसका प्रयोग करा है, न का प्रयोग करा है, इसलिए यह विकल्प गलत है। विकल्प सी बचता है और विकल्प नंबर सी जो है वो ठीक है। बच्चों, ये वाली बात थोड़ी सी सर के ऊपर से तो नहीं चली गई, अये वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं या नए वाली बात कर रहे हैं, हम नए वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये आपके सर के ऊपर से तो नहीं चली गई। चलिए, कुछ चीज सर के ऊपर से भी जानी चाहिए, बाद के लिए भी बचनी चाहिए। जब हम
इससे आगे का जो टॉपिक है हमारा संधि। जब हम संधि की बात करेंगे तो इन सब की हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक चला जाता है ये चला जाता है हमारा व्यंजन संधि में, और व्यंजन संधि में जब हम विस्तार से बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है कि जो वर्ण जिस वर्ग का होता है उस वर्ण के साथ उसी वर्ग का पंचम अक्षर प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहां कराया, जब वर्तनी बताई थी मैंने तो उसमें थोड़ा सा इसका हिंट दिया था विस्तार से। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, जब हम व्यंजन संधि में आएंगे तो विस्तार से बता देंगे। तो विकल्प नंबर सी सही है। मृत्युंजय जो शुद्ध शब्द है, सही वर्तनी वाला है, वो मृत्युंजय है। विकल्प नंबर 3। ये 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ, बीएड में भी आया हुआ है, यूपी पुलिस में भी आया हुआ है। कई बार इसका संधि विच्छेद भी पूछ लेता है और शुद्ध वर्तनी में अक्षर आता है, इसलिए ये आपसे पूछा गया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता में आपको पहचानना है। विकल्प नंबर 1 ठीक है, विकल्प नंबर 2 ठीक है, यानी कि ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। तो अब आप जो क्लास पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद अपना माइंड सेट करिए कि कौन सा होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो अस्पृश्यता है। क्या है? अस्पृश्यता, यानी कि हम जो कर रहे हैं तालु वाले श का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? तालु वाले सा का। अस्पृश्यता। बच्चों वर्तनी के जो बड़े शब्द होते हैं, क्या होते हैं? बड़े शब्द होते हैं अस्पृश्यता। उनको क्या करते हैं, जैसे अस्पृश्यता में क्या है? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो ऐसे शब्दों को क्या करते हैं? हम तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। ता तो सब में है कॉमन, ता क्या है? सब में कॉमन है। अस्पर्श, अस्पर्श हो जाएगा। अब अस्पर्श को अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये बचा, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। ता बस वो सभी में लगा हुआ कॉमन है तो उसको हमने निकाल लिया, और यहां आ भी हमारा कॉमन है तो हम आ को भी निकाल लेंगे। अब क्या बचा? स्पर्श बचा। क्या बचा? स्पर्शय बचा। स्पर्शय देखेंगे अब हम स्पर्शय। तो क्या होता है इसमें? हम ऋ का प्रयोग करते हैं, यानी ऋषि का प्रयोग करते हैं। अस्पृश्यता में क्या होता है? ऋषि का प्रयोग होता है। और ऋषि वाले जो विकल्प है हमारे पास 2 हैं। कौन सा है? बी नंबर है और डी नंबर है। क्या नंबर है? बी नंबर है, डी नंबर है। ए नहीं है और क्या नहीं है? सी नहीं है। यानी कि हमने ऋषि का प्रयोग नहीं करा है, ऋषि का प्रयोग नहीं करा है। 2 विकल्प हैं, बी वाला या डी वाला। जब हम बात करेंगे आगे, स्पर्शय है तो जो शा होता है, स्पर्शय जब हम बोल रहे हैं तो जो सा का प्रयोग कर रहे हैं वो दूसरा जो बाद वाला सा है उसमें किसकी बात कर रहे हैं? उसमें हम तालु वाले शा की बात कर रहे हैं। अब तालु वाला शा कहां है? यहां है। लेकिन इसमें क्या है? हमारा कंठा वाला, सॉरी, मूर्धा वाले शय की प्रयोग हुआ है, तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा जो बी वो सही हो जाएगा। अस्पृश्यता बिल्कुल ठीक सही शब्द है, तो वर्तनी अस्पृश्य वाले की सही है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3। शुद्ध वर्तनी है, ये हमें पहचाननी है। शब्द है हमारा परिणति, 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 परिणति। अब आपको यह पहचानना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है परिणति। क्या शब्द होता है? परिणति। यानी कि विकल्प बी में क्या लिखा? परिणति लिखा है, नहीं होगा। परिणति लिखा है, नहीं होगा। परिणीत लिखा है, नहीं होगा। तो ये वाले विकल्प क्या हैं? गलत है। परिणति जो शुद्ध वर्तनी है वो परिणति है, और परिणति वाला विकल्प ए है, तो इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी की हमें पहचान करनी है। शब्द लिखा हुआ है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व, यानी कि जो आपस में टकराव होता है उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व एक समास भी होता है। क्या होता है? द्वंद्व एक समास भी होता है।
तो दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है कि द्वंद्व, द्वंद्व मतलब टकराव, द्वंद्व एक समास भी है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? द्वंद्व, जो सही बोला जाता है वो द्वंद्व बोला जाता है, यानी पहले भी वह आएगा और बाद में भी वह आएगा। तो द्वंद्व, पहले में द्वंद्व है, दूसरे में द्वंद्व है, तीसरे में द्वंद्व है और चौथे में क्या है? द्वंद्व है। थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें, यानी कि शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी थी तो पहली वाली वर्तनी गलत है। क्यों? क्योंकि शब्द के बीच में किसका प्रयोग करा है? हमने ए का प्रयोग करा है, जो गलत है। विकल्प नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि बाद में हमने वा का प्रयोग नहीं करा। विकल्प नंबर 3 हमारा ठीक है और विकल्प नंबर 4 भी हमारा गलत है क्योंकि बाद में हमने वा का प्रयोग नहीं करा। तो द्वंद्व की शुद्ध वर्तनी जो है वो विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत आती है और यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। क्या? द्वंद्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी है, निदर्शन शब्द है। क्या शब्द है? निदर्शन। तो निदर्शन की आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। चलिए पहचाने, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शब्द मैंने बोला है निदर्शन। निदर्शन, जो अपर वाला रा होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, स्वर के सहित नहीं होता है। तो निदर्शन शब्द है, यहां अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो ये हो गया निर्दशन। क्या है इसकी वर्तनी? निर्दशन, जो गलत है। इसकी वर्तनी भी निर्दशन है, गलत है। इसकी वर्तनी निदर रा और ना, निदरन, जो गलत है, यानी कि विकल्प नंबर डी गलत है, विकल्प नंबर सी गलत है, विकल्प नंबर ए गलत है। क्योंकि ये वाला जो रा ऊपर जो टंग रहा है, अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा तो यहां आएगा। ये कहां आएगा? यहां। ये वाला पहले चला जाएगा, इसको खोल के लिखेंगे तो ये यहां आएगा। तो जबकि शुद्ध वर्तनी के दर्शन यहां आएगा, यानी कि दा के बाद में आएगा। तो इसलिए विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाता है। विकल्प नंबर सही हो जाता है, निदर्शन, बिना दर्शन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। श्रृंगार शब्द लिखा हुआ है और ये यूपी पैट, यूपी टेट इन एग्जाम में आया हुआ है। पैट वाले तो अभी 2 ही एग्जाम हुए हैं, लेकिन टेट वाले बहुत सारे एग्जाम हो गए, कभी जूनियर में कभी प्राइमरी में। उसके 2 एग्जाम होते हैं, एक प्राइमरी का होता है, एक जूनियर का। सीटेट भी होता है, उसके भी प्राइमरी और जूनियर के अलग अलग होते हैं। बाकी स्टेट का अलग अलग होता है, सीटेट केंद्र के लिए होता है। चलिए उस पर हमें नहीं जाना है, हमें अपने क्वेश्चन पे रहना है। शब्द है श्रृंगार। अब श्रृंगार की हमें वर्तनी पहचाननी है। उस सीटेट यूपीटेट की मैं इसलिए बात कर रहा था कि कई बार लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे बीएड में क्वेश्चन आता था, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, वो लगातार 5-6 वर्षों तक बना रहा कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, ये बार बार आता था। ऐसे ही श्रृंगार की वर्तनी बार बार आती थी। चलिए अब भी आगे भी आ जा सकता है। श्रृंगार का हमें शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। किसकी? श्रृंगार की। चलिए पहले भी श्रृंगार है, फिर श्रृंगार है, फिर श्रृंगार है, फिर श्रृंगार है। देखो ये तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये तो हमारा गलत है। ठीक है, अब बाकी बचते हैं हमारे सामने 3। श्रृंगार, ये अंग लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। श्रा के नीचे ऋ का यानी कि ऋषि का हमने प्रयोग करा है, तो ऐसे विकल्प हमें 2 मिल जाते हैं। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां हमने ऋषि का प्रयोग नहीं करा, ए और बी। अब इसमें यहां भी हमने रा का प्रयोग कर दिया और यहां भी हमने रा का प्रयोग कर दिया। यहां हमने रे का प्रयोग करा है, यहां हमने ऋषि का प्रयोग करा है। दोनों का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ किसका प्रयोग होगा? ऋषि का प्रयोग होगा। ऋषि के प्रयोग वाला क्या है? हमारा श्रृंगार। तो श्रृंगार ये हमारी वर्तनी बिल्कुल सही है या शुद्ध शब्द है। बच्चों ये भी बहुत मोस्ट शब्द है जो कई बार एग्जाम में आया है। चलिए समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी है, शब्द है ज्योत्सना। इसकी हमें वर्तनी पहचाननी है। सारे ज्योत्सनाएं लिखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा अंतर है।
शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है, तो बताओ कौन सा लग रहा है आपको। जिन बच्चों को पता है उन्होंने तो टिक कर दिया होगा अपने मस्तिष्क में, यहां टिक क्लिक कर दिया होगा कि विकल्प नंबर ए बी सी डी सही है। और जिनके समझ में नहीं आ रहा होगा अभी दिमाग लगा लेंगे कौन सा वाला है। ज्योत्सना शब्द होता है, ज्योत्सना। अब ज्यो, यहां ज्यो 3 है, ये तो अलग ही है, ज्यो नहीं हो रहा है, तो इसलिए विकल्प ये अलग हो जाता है। अब हमारे पास 3 शब्द बनते हैं। ज्योत्सना हम बोल रहे हैं तो ता को जल्दी बोल रहे हैं, ज्योत्सना। ज्योत्सना की हम बात कर रहे हैं, ये ज्योत सना हो रहा है, यहां ज्योति सना हो रहा है, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, जैसे हमने कर दिया था। अब हमारे पास 2 शब्द बचते हैं। ज्योत्सना हम बोल रहे हैं, यानी कि ता जो है वो हमारा स्वर रहित बोला जा रहा है। जब हम बोल के देख रहे हैं, जल्दी में हम बोल रहे हैं, तो ज्योत्सना कह रहे हैं हम जल्दी से, तो इसीलिए क्या है, हम ता का जो प्रयोग कर रहे हैं वो स्वर रहित कर रहे हैं, और स्वर रहित जो है हमारा वो विकल्प नंबर बी में है। क्या है, बी में है, ज्योत्सना। तो विकल्प नंबर बी हमारा ठीक हो जाता है, ज्योत्सना। ये भी बहुत आया हुआ शब्द है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो लगातार एग्जाम में आए हैं, जो लगातार एग्जाम में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है, सन्यासी शब्द। शब्द है सन्यासी। देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। सन्यासी शब्द है तो ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा पहले कि भाई ये तो हमारा विकल्प गलत है, सन्यासी है ये, जबकि सन्यासी बोला जा रहा है। अब विकल्प हमारे पास 2 बचते हैं। बच्चों जब आप पढ़ते हो तो बार बार सन्यासी, अंग भी पढ़ रहे हो और ना भी पढ़ रहे हो, तो अंग और ना के साथ क्या है, 2 विकल्प आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2 विकल्प आ रहे हैं, जबकि इसमें सिर्फ ना का प्रयोग करा है, अंग का प्रयोग नहीं करा है। तो विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर डी, सन्यासी जब हम बोल रहे हैं तो इसमें दंता सा का प्रयोग कर रहे हैं बाद में, सन्यासी बाद में बोल रहे हैं। मेरी तो खैर जो उच्चारण स्थान है वही सा के संबंध में सही नहीं हो पाता, सारे सा का सही निकलता है, ऐसे एक जैसा निकलता है, पर जो सही बोलते हैं उन्हें थोड़ी सी समझ आ रही होगी। सन्यासी हम बाद में बोल रहे हैं, तो जो सा है वो कहां से बोला जा रहा है हमारा, वो दंते से बोला जा रहा है। कहां बोला जा रहा है, वो दंते से बोला जा रहा है, और दंता शाह का जो प्रयोग हुआ है वो इसमें हुआ है। तो सन्यासी की जो सही वर्तनी है वो ए विकल्प में सही है, तो विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाता है, सन्यासी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। उसका कथन खाली जगह मात्र है, उसका कथन खाली जगह मात्र है। क्या है, अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति जब हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं। जल्दी का मतलब जो ई पहले आ रही है अति में, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, लघु, लघु ई का प्रयोग कर रहे हैं। तो लघु ई वाले विकल्प देख लेते हैं हम, अति। तो ये हमारे पास 2 विकल्प आते हैं, यानी कि विकल्प हमारा बी और विकल्प हमारा सी पहले से ही गलत हो जाते हैं। अब हमारे पास अति संयोक्ति शब्द है, जबकि यहां क्या लिखा है, अति संयुकित, अति संयुकित लिख रहा है, तो इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा गलत हो जाता है। यानी कि ए बी सी तीनों गलत हो जाते हैं, बचता क्या है, अतिशयोक्ति। अब कुछ बच्चों के मस्तिष्क में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हुआ। क्या भ्रम, कि यहां सर ने जो हमारा तालुशा है वो पूरा बनाया है, आधा नहीं बनाया, जबकि आपको ऐसा लग रहा हो कि उसमें क्या आया है, आधा आया है। नहीं, ये भूल मत करना। इसमें जो शय आता है वो पूरा आता है, यानी कि आधा सा का हम प्रयोग इसमें नहीं करते, पूर्ण सा का प्रयोग करते हैं, और इसी चक्कर में कई बार बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको याद रखना, अतिशयोक्ति जो होता है उसमें जो शा का हम प्रयोग करते हैं वो पूर्ण का करते हैं, स्वर सहित करते हैं, स्वर के बिना नहीं करते। तो विकल्प नंबर डी जो ठीक है, विकल्प नंबर डी जो है वो ठीक है, अतिशयोक्ति शुद्ध वर्तनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। क्या पहचाननी है, शुद्ध वर्तनी।
अब अन्यनाश्रित है, अन्योनाश्रित है, अन्यनाश्रित है। अब यहां अन्यनाश्रिति है। अब आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है अन्योन्याश्रित की। अन्यो आश्रित यानी कि अगर मैं इस अन्यो आश्रित वाले को एक वाक्य में लेके जाऊं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे इतिहास और भूगोल दोनों विषय एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो उस तरीके से हमें यहां शब्द लेके आना है, अन्योन्य आश्रित। तो अन्योन्याश्रित जो शुद्ध वर्तनी होगी हमारी, वो विकल्प नंबर बी में ठीक है। बच्चों इसमें थोड़ा सा अंतर है, यानी कि कहीं कहीं आपको विकल्प नंबर एक भी ठीक आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन वो क्या होगा, वो जो विकल्प होगा वो चला जाएगा हमारा वाक्य के ऊपर। किसके ऊपर चलाया जाएगा, वो हमारा वाक्य के ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहां शुद्ध वर्तनी आसान तरीके से पूछा है अन्योन्य आश्रित की शुद्ध वर्तनी क्या है, लेकिन अगर वाक्य में अलग तरीके से वाक्य देगा तो उसके हिसाब से ठीक हो जाता है। ये उसके हिसाब से ठीक हो जाता है कि जो हमारा वाक्य दिया है वो किस रूप में दिया गया है। तो ये वाला जो विकल्प है कहीं ना कहीं ये हमारा वाक्य से ठीक होता है, लेकिन अगर सामान्य तरीके से जैसे दिया है शुद्ध वर्तनी क्या है, तो अन्योन्य आश्रित जो है इसका विकल्प नंबर बी वो ठीक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं शुद्ध वर्तनी। बच्चों मैंने जब आपको वर्तनी कराई थी तो इसमें एक शब्द आया था कवित्री। कवि का जो विलोम होता है वो कवित्री होता है, ये मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार एक शुद्ध वर्तनी आई है रचयिता। क्या आई है, रचयिता की हमें वर्तनी पहचाननी है, और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट में लिख लीजिएगा। बाकी आप नोट कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन इसको जरूर नोट कर लेना। ये 20 बार क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग 20 बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसकी हमें वर्तनी पहचाननी है। तो शुद्ध जो वर्तनी होती है वो जैसे कवियत्री था, ऐसे ही रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता। यहां लिखा है रचयिता, 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 ये तीन विकल्प इस प्रकार है, जबकि रचयिता सही होता है। तो विकल्प नंबर ए जो है वो हमारा ठीक हो जाता है। रचयिता जो शुद्ध वर्तनी है वो ठीक है, शुद्ध वर्तनी रचयिता होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है। अब उपरयुक्त से शुद्ध होता है शब्द, उपरयुक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। और उपरयुक्त का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं कि जैसे लिखते हैं किसी की, रामधारी सिंह दिनकर की कोई पंक्तियां आ गई या आज्ञे की पंक्तियां आ गई, हिंदी में पद्यांश आ गया, तो क्या पूछता है या क्या लिखता है, उपरयुक्त जो पद्यांश है वो किस कवि का है, या उपरयुक्त जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं। इस प्रकार जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसकी शुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है। बच्चों ऐसा नहीं है कि जैसे ये शुद्ध वर्तनी सीधा सीधा पूछा है तो किसी वाक्य में लिख के भी पूछ सकता है आपसे, किसी वाक्य में भी लिख के पूछ सकता है। तो दिए गए विकल्पों में से हमें उपरयुक्त की सही वर्तनी पहचाननी है, शुद्ध। यहां लिखा है ऊपर युक्त, यहां ऊपर युक्त, यहां ऊपर युक्त, यहां उपरयुक्त। तो शुद्ध वर्तनी जो होती है हमारी उपरयुक्त होता है। अगर इसका संधि विच्छेद जाए तो ऊपरी प्लस उक्त होता है। क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त होता है। तो यहां जो हम रा का प्रयोग कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, स्वर रहित का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, स्वर रहित का, मतलब जिसमें स्वर नहीं है। तो इन दोनों में तो स्वर है, तो ये दो विकल्प तो हमारे ऑलरेडी गलत हो जाते हैं। अब बचे हमारे पास दो, यहां भी अपर रा का यानी कि स्वर रहित का प्रयोग करा है और यहां भी। लेकिन जो हमारा उपरयुक्त होता है उसमें जो ऊ का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, हम किसका करते हैं, वो ह्रस्व का करते हैं। लेकिन विकल्प नंबर 4 में क्या है, दीर्घ दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी हमारा ठीक हो जाता है। इसकी जो संधि विच्छेद होता है वो ऊपरी प्लस उक्त होता है, ऊपरी प्लस उक्त होता है, यानी कि ये
रा प्लस यानी कि ई प्लस ऊ बराबर क्या बन जाता है हमारा यू बन जाता है, जो यण संधि में चला जाता है। चलिए वो बाद में बात करेंगे। समझ में आया भाई, उपर्युक्त जो है हमारा वो विकल्प नंबर सी में ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रादुर्भाव हमें की शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। प्रादुर्भाव, 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 प्रादुर्भाव और परादुर्भाव, ये चार हमारे लिखे हुए हैं। अब इसमें शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। बच्चों जब हम इसको किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम तो वर्तनी में शब्द को पढ़ना ही होता है। आपने शब्द पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा उच्चारण सही से कर लिया तो समझो आपका बहुत ज्यादा ठीक हो गया, क्योंकि जो आपको बोलना है वही आपको लिखना है। हिंदी हमारी कोई साइलेंट नहीं करती है, सारे वर्ण हमारे जो हम बोलते हैं वही लिखे जाते हैं, जो हम बोलते हैं वही लिखे जाते हैं। चलिए प्रादुर्भाव की हम बात कर रहे हैं। प्रादुर्भाव वही है, अगर हम रा को खोल के लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये वाला तो हमारा गलत है, परादुर्भाव है। ये तो क्या है, परादुर्भाव। यहां भी प्रादुर्भाव है, यानी कि हमने जो यहां रे का प्रयोग करा है, यहां किसका करा है, यहां स्वर सहित का करा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अपर वाला रा होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, बाकी जो नीचे के दो रे होते हैं वो स्वर के सहित होते हैं, और इसमें जो है नीचे वाले रे का प्रयोग करा है तो ये स्वर के साथ है, तो इसलिए ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब प्रादुर यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो रा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसको अगर खोल के लिखेंगे तो क्या होगा, प्रादुर्भाव, यहां इस प्रकार, यानी कि यहां भी हम रे का प्रयोग कर रहे हैं और यहां भी, लेकिन हम बोल रहे हैं प्रादुर्भाव, यानी कि एक रे का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें दो रे के प्रयोग हुए हैं, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो शुद्ध वर्तनी है प्रादुर्भाव, यानी कि दा जो रा जो है हमारा वो यहां आ जाएगा द के बाद में, प्रादुर्भाव ऐसे करके हम बोलेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा वो ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी पुनरुत्थान, पहले में है पुनरुत्थान, दूसरे में है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान तो कोई शब्द ही नहीं होता। आगे है पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है, यानी कि दो उ का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यह भी हमारा गलत है, यानी कि ए और डी विकल्प हमारे गलत हैं। पुनरुत्थान शब्द है या पुनरुत्थान शब्द है, तो सही शब्द जो होता है पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान नहीं है, तो बचता क्या है, पुनरुत्थान, यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा ठीक बच जाता है। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही है, विकल्प नंबर बी हमारा सही है, पुनरुत्थान शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शुद्ध वर्तनी पहचाननी है प्रतिद्वंदिता। तो बच्चों कुछ देर पहले हमने द्वंद्व शब्द को पढ़ा था। किसको पढ़ा था, द्वंद्व शब्द को पढ़ा था। अगर हम इस शब्द को ऐसे ना लिख के, अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें तो एक ही बात है, तै थे दे धे ने। क्यों है एक बात, क्योंकि इस ने जो दे वर्ग का है, जो तै थे दे, यानी कि तै वर्ग का जो हमारा पंचम वर्ण होता है वो न होता है, तै थे दे धे न, और दे भी उसी वर्ग का होता है। तो हम इसमें न का प्रयोग भी कर सकते हैं और अंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि पंचम वर्ण को हम अनुस्वार में परिवर्तित यानी कि अंग में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह भी ठीक है। तो प्रतिद्वंदिता है, प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग है, और ता क्या है, हमारा प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय जब आएंगे जब बताऊंगा। तो प्रति तो आपको पता है इस प्रकार लिखा जाएगा, प्रति। अब इसमें क्या है, इसमें तो ऑलरेडी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि प्रति ही गलत हो गया। अब विकल्प हमारे पास बचते हैं तीन, ये तो गलत है क्योंकि प्रति ही गलत है। अगला क्या शब्द है, द्वंदिता। तो ता सब में कॉमन हो रहा है, तो ता से हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चों मैं ये बता रहा हूं एग्जाम में जो फैक्ट आपको काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो हमारा सर होता है, मस्तिष्क होता है सर के अंदर, तो मस्तिष्क क्या करता है, जब एग्जाम में हम बहुत सारी चीजें पढ़ के जाते हैं, ऊपर से प्रेशर होता है, तो हम समझ नहीं पाते कि कौन सा सही है।
वहां हमारी आंखें ऐसे हो जाती है जैसे मोटी हो गई, और स्क्रीन पे हम देखते हैं, अब तो भाई ऑनलाइन होता है, सारे विकल्प एक जैसे लग रहे हैं, अरे ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, तो कौन सा सही होना चाहिए? वहां के लिए ये पढ़ाई हुई क्लास के जो फैक्ट मैं बता रहा हूं, मैं बताने को आपको सीधा बता देता कि प्रतिद्वंदिता का फला शब्द ठीक है। इतनी बारीकी से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके मस्तिष्क में रह जाएं। एग्जाम जब आप करो तो कहीं ना कहीं यही विकल्प आपके सामने आ गए, तो आप क्या करोगे कि सर ने बताया था प्रति उपसर्ग था और ता जो था प्रत्यय था, तो पहले उपसर्ग और प्रत्यय को देख लो, उपसर्ग और प्रत्यय को देख लो। तो उपसर्ग में क्या निकाल लिया हमने? प्रति देख लिया, तो प्रति तो बड़ा आसान है, सबको पता है प्रति कैसे लिखा जाता है, जबकि एक विकल्प में तो प्रति भी गलत है, तो एक विकल्प तो कम हो गया, कम से कम आप 75% पे पहुंच गए ना, यानी कि 25% तो आपने सही कर दिया। अब आपको 75% में देखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं द्वंद्विता की, हमने बात करी थी, तो द्वंद्व की हम जब बात करेंगे तो पहले में तो द्वंद्वी गलत लिखा हुआ है भाई प्रति भी अगर हटा दूं और ता भी हटा दूं, यानी कि ईता भी हटा दूं, तो द्वंद्वी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी द्वंद्व तो आप पे लिखना आ गया। अब द्वंद्व, अब बाकी विकल्प जो बचते हैं, विकल्प नंबर 3, यानी कि अब हमारे पास 50% में क्वेश्चन पहुंच गया। कितने में? 50% में, 50% में, क्योंकि दो विकल्प तो अपने आसानी में चुटकी के साथ हटा दिए। अब दो विकल्प बचे, यानी कि 50 पे आप पहुंच गए। अब यहां है द्वंद्व और यहां भी द्वंद्व लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों फिर ध्यान से देखेंगे तो यहां भी क्या है? द्वंद्व गलत है। यहां भी क्या है? द्वंद्व गलत है, क्योंकि द्वंद्व मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, दोनों ही हमारे क्या बनेंगे? वह बनेंगे। द्वंद्व क्या है हमारा? यहां ठीक है, तो विकल्प नंबर बी ठीक है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एग्जाम भी यही कहता है और एग्जामिनर भी यही कहता है कि सिलेक्शन उसी का हम करेंगे जो थोड़ा सा दिमाग लगेगा। बच्चों पढ़ते तो शव हैं, कौन नहीं पढ़ता? जॉब के लिए, नौकरी के लिए कौन मेहनत नहीं करता? अगर मैं आपसे ही कहूं, अगर 20 बच्चे मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, इन 20 बच्चों से ही मैं कहूं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, आप 12 घंटे पढ़ लोगे? क्यों? आपको पता है कि नौकरी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मात्र 6 घंटे में और 5 घंटे में सिलेक्शन ले जाएंगे, और तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 12 घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्या अंतर है उसका? ऐसा तो नहीं है वो बहुत ज्यादा जानते हैं, आप कम जानते हो, बराबर जानते हो, लेकिन वो फैक्ट और तकनीकी का प्रयोग कर लेते हैं। क्या तकनीकी? जैसे छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूं, उन छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, वो इकट्ठा कर। आपको क्या करना पड़ रहा है? पूरा पढ़ना पड़ रहा है। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन से 20 बार गुजर जाएं, और 20 बार गुजरने के बाद मैं फिर उसके बाद पूछूं, अगर आपने सिर्फ रटा है तो आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। फिर भी जाके आप हिसाब लगाएंगे, यार ये नहीं था, ये था, ये नहीं है, ये है, वही 50-50 की बात से आगे नहीं निकल पाएंगे आप। लेकिन आप इसको तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि उपसर्ग पहले निकाल लिया, अभी उपसर्ग प्रत्यय का मैंने आपको ज्ञान नहीं कराया है, लेकिन आता तो होगा थोड़ा सा। जैसे प्रति पहले हमने निकाल लिया, फिर द्वंद्विता यानी कि ता हमने हटा लिया, तो प्रति से ही आपने ठीक कर लिया। द्वंद्व आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ, द्वंद्व छोटा शब्द है, वो कहीं ना कहीं याद रह जाता है, तो द्वंद्व को ही देख लिया आपने, तो द्वंद्व क्या है हमारा? यहां ठीक हो रहा, तो विकल्प नंबर बी हमारा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो शब्द होता है, अगर एक वाक्य में बात करें इसकी, युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहा जाता है युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर होता है, वो वाक्यांश के लिए पूछ लेता है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। अब बच्चों मैं बोल रहा हूं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अब युद्ध स्थिर, तो यहां तो गलत है। युधिष्ठिर फिर बोला है, यहां स्थित है, ये गलत है, तो विकल्प 2 तो ऑलरेडी गलत हो गए। ये स्थिर लिखा है जबकि स्थिर बोल रहे हैं, युधिष्ठिर, ठा के साथ ई का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। अब युधिष्ठिर बोल रहे हैं, ये बच्चों यहां थोड़ा सा ऊ लगा हुआ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। युधिष्ठिर हम बोल रहे हैं, अब यहां भी युधिष्ठिर है, यहां भी, तो बच्चों हम जो बोल रहे हैं वो क्या? मूर्धा का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? मूर्धा का प्रयोग कर रहे हैं, और यहां क्या? तालुशय का प्रयोग हुआ है, तो शुद्ध वृतनी जो है वो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहने वाला हो, विकल्प नंबर 20 का सही हो जाता है युधिष्ठिर। ठा के साथ हम क्या? मूर्धा वाले शा का प्रयोग कर रहे हैं। जो युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। चलिए आगे शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है। संश्लिष्ट शब्द है, क्या है?
संश्लिष्ट टा हम बाद में प्रयोग करते हैं और यहां क्या हो रहा है, सा हो रहा है, तो ये विकल्प तो ऑलरेडी गलत हो जाता है। संश्लिष्ट, 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 संश्लिष्ट शब्द होता है, जबकि यहां क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। संश्लिष्ट होता है, जबकि यहां क्या कर रहे हैं हम, वही बात पहले वाली, किसका प्रयोग हमें करना है, मूर्धा वाले शा का प्रयोग करना है, और पहले किसका प्रयोग करना है, तालु वाले शा का। तो पहले तालु किसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बाद में जो हमारा सा है वो मूर्धा वाला है और उसमें क्या हो रहा है, वो दंता हो रहा है, इसीलिए क्या है, विकल्प नंबर ए हमारा सही है। बच्चों मैं तालु, मूर्धा, दंता, शा की बार बार क्यों बात कर रहा हूं, वो मूर्धा, दंता और तालव्य शा की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि पहली बात तो ये कि मैंने तीनों शा आपको पढ़ा रखे हैं, यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने आपको पढ़ा दिया है और विस्तार से बताया है और ठीक तरीके से बताया है कहां से कौन सा उच्चारण होता है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम इस तरीके के बार बार विकल्पों में बात करेंगे तो उच्चारण स्थान वाले जो हमें हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिवाइज भी होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, रिवाइज भी होते रहते हैं। तो विकल्प नंबर ए संश्लिष्ट जो होता है वो शब्द सही है। संश्लिष्ट जो शब्द है वो हमारा ठीक है। चलिए विकल्प नंबर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शुद्ध वर्तनी, आपको पहचाननी है, शुश्रूषा। अब ये शुश्रूषा जो शब्द है इसे हमें देखना है कौन सा हमारा सही है। तो सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषा शब्द होता है सेवा शुश्रूषा, यानी कि किसी की बीमार आदमी जो होता है या कोई बुजुर्ग आदमी होता है उसकी जो सेवा करी जाती है, तो सेवा के शब्द जैसे पानी वानी शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो सेवा शुश्रूषा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो शुश्रूषा बोला जा रहा है, शुश्रूषा, यानी कि दूसरा वाला जो राऊ है वो खींच के बोला जा रहा है, शुश्रूषा। तो अब दूसरा शा खींच के बोला जा रहा है, यानी कि दीर्घ शा का हम प्रयोग कर रहे हैं दूसरे वाले का। शुश्रूषा यानी कि पहले जो हम बोल रहे हैं जल्दी में बोल रहे हैं और बाद वाला जो बोल रहे हैं वो थोड़ा खींच के बोल रहे हैं। तो देख लेंगे पहले जल्दी और बाद का खींच के। तो पहला जल्दी नहीं, जल्दी का मतलब वही है कि लघु। तो लघु किस किस में प्रयोग हुए, इसमें और इसमें हमने प्रयोग करा है, विकल्प नंबर बी में और विकल्प नंबर डी में, यानी कि ए और सी में नहीं है। अब शुश्रूषा होता है, अब यहां क्या है, बाद में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बाद में हम मूर्धा वाले शा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें भी मूर्धा है, इसमें भी मूर्धा है। लेकिन शुरू में जो प्रयोग कर रहे हैं हम किसका कर रहे हैं, वो तालु वाले शा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, दंता वाला शा है, तो इसलिए विकल्प नंबर क्या है हमारा, वो डी ठीक हो जाता है। चलिए आगे हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। पहले की तरह ही क्वेश्चन चल रहे हैं। जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वो जिजीविषा। अब जिजीविषा, जी, अब जी क्या बोल रहे हैं हम, जल्दी बोल रहे हैं, जिजीविषा, जी ऐसे नहीं कह रहे हम, जी जिजीविषा बोल रहे हैं, यानी कि पहले हम जो जी का प्रयोग कर रहे हैं वो ई जो है वो ह्रस्व का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, दीर्घ दी गई है। किस क्या दी गई है, इसमें दीर्घ दी गई है। तो विकल्प बचते हैं हमारे पास 3, जीजी विषा, जी विषा, यानी कि पहले क्या बोल रहे हैं हम, रोक के बोल रहे, पहली को हम जल्दी बोल रहे हैं और दूसरी को क्या कर रहे हैं हम, रोक के बोल रहे हैं, जी विषा, यानी कि बाद वाले जी को थोड़ा खींच रहे हैं, तो यानी कि बाद वाली जो ई है वो क्या होगी, हमारी दीर्घ होगी। अब देखेंगे इसमें भी क्या है, दूसरी वाली ह्रस्व है, यहां भी क्या है, ह्रस्व है, लेकिन यहां क्या है, दीर्घ है, तो इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी की वर्तनी हमारी शुद्ध है। चलिए आगे क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है। अब तक जो हमने 19 तक क्वेश्चन पढ़े थे वो तो ऐसे मिल रहे थे, एक ही शब्द को हम क्या कर रहे थे, एक ही शब्द को 4 रूपों में देख रहे थे, लेकिन दिए गए विकल्प में क्या हो रहा है, 4 शब्द हैं अलग अलग, 4 शब्द क्या हैं हमारे, अलग अलग हैं, उसमें से शुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है। ये आज के तरह का क्वेश्चन है, यानी कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस टाइप के भी आ रहे हैं ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। शुद्ध वर्तनी पहचानिए, 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 में से कोई एक शब्द सही है पहले की तरह, लेकिन अंतर क्या है,
पहले एक शब्द था, अब के चारों शब्द अलग अलग हैं। शब्द है ताम्र, शब्द है उच्चारण, शब्द है इत्यादि, शब्द है मुंह। अब इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी तीन की गलत है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उच्चारण है, जबकि क्या होता है, उच्चारण होता है। क्या होता है, उच्चारण होता है, सही, ठीक है, यानी कि ये हमारा गलत है। आगे क्या दिया है, इत्यादि, इत्यादि दिया है, जबकि शब्द होता है इत्यादि। आगे क्या दिया है, मुंह दिया है, यानी कि हा के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग करा है, जबकि किसके साथ करते हैं, मुंह के साथ हम किसका करते हैं, चंद्र बिंदु का या अंग का प्रयोग कर लेते हैं। ताम्र बिल्कुल हमारा सही है, ताम्र यानी कि तांबे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर आम्र होता तो आम के लिए प्रयोग किया जाता। तो विकल्प नंबर ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शुद्ध वर्तनी। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन था उसी की तरह क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है। शब्द है सर्वोत्तम, शब्द है संसारिक, शब्द है श्रोत, शब्द है कीर्ति। अब इनकी वर्तनी हमें पहचाननी है। तो पहला विकल्प देखते हैं, सर्वोत्तम है, जबकि सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम, यानी कि ता दो प्रयोग करते हैं हम, एक क्या करते हैं स्वर रहित, एक स्वर के सहित। सांसारिक शब्द दिया है, जबकि मैंने क्लास में आपको बताया था सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक जो होता है वो शुद्ध शब्द होता है। आगे है स्रोत और एक है कीर्ति। अब जो कीर्ति होती है उसमें दोनों में हम क्या करते हैं, ता का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्रोत हमारा बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो स्रोत जो शब्द है उसकी वर्तनी हमारी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी, पहले हमें क्या करना था, शुद्ध पहचानना था, चारों अलग अलग दिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। बच्चों ये एग्जाम में बड़ा काम करता है, ऊपर वाला नहीं पढ़ते, कई बार हम क्या नहीं पढ़ते, ऊपर वाला नहीं पढ़ते, यानी कि जो निर्देश होता है क्वेश्चन का उसको नहीं पढ़ते, सीधे विकल्प पे आ जाते हैं, वो गलत है। पहले ऊपर ध्यान से पढ़ो। किसी क्वेश्चन में आगे भी हम लेके जाएंगे, नहीं का प्रयोग होता है, किसी में है का प्रयोग होता है, तो जल्दबाजी में हम है की जगह नहीं पढ़ लेते, नहीं को छोड़ देते हैं। तो इसको थोड़ा सा 2-4 सेकंड लगा दिया करो। अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध उभ चुभ है, उन्नति है, ऊंचाई है और उभय है। तो उभ चुभ सही है, उन्नति सही है, ऊंचाई सही है कि गलत है, देखो ध्यान से, और अभय सही है। बच्चों ऊंचाई जो है वो गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं, और तब हमारा ऊंचाई शब्द सही हो जाता है। यानी कि विकल्प नंबर जो है वो बी ही इसका आंसर है। बी ही, सॉरी सी ही इसका आंसर है, क्योंकि ऊंचाई जो था वो गलत लिखा हुआ था, अब सही हो गया है। अगर हम इसकी बात करें, अब ये सही हो गया है, जबकि ये क्या था, इस प्रकार दिया गया था। क्या दिया गया था, इस प्रकार दिया गया था। तो शुद्ध जो है वो क्या है, ऊंचाई है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। अशुद्ध वर्तनी यानी कि गलत शब्द पहचानना है। शब्द है बहुत, प्रणाली, बल्कि, उपयोग। तो बहुत की वर्तनी बिल्कुल शब्द सही है, बहुत लिखते आए हैं। बल्कि की सही है, उपयोग बहुत लिखते हैं, सही है। अब प्रणाली जो हम लिखते हैं, प्रणाली जो ला के बाद में ई बोल रहे हैं वो खींच के बोल रहे हैं, यानी कि दीर्घ ई का हम प्रयोग कर रहे हैं, जबकि विकल्प में क्या है, ह्रस्व दी गई है। तो विकल्प नंबर बी ही हमारा आंसर है, यानी कि प्रणाली जो लिखा है उसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द है, यानी कि अब पहले के पे ही हम पहुंच गए, जैसे पहले कर रहे थे सच्चिदानंद, शब्द होता है सच्चिदानंद। बच्चों एक क्वेश्चन इसी में आपको दे देता हूं मैं, जो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और बहुत बार आपको आया हुआ क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद किस कवि के नाम के आगे लगता है। बाद का नहीं दूंगा मैं, सिर्फ यह बताना है कि सच्चिदानंद किसके नाम के आगे लगता है, उनका पूरा नाम क्या है, यह आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए अब मैं बोल रहा हूं सच्चिदानंद,
नंद। अब सचिदानंद, ये सचिदानंद है, सची, जबकि बोल रहा हूं सचिदानंद, यानी खींच के बोल रहा हूं, थोड़ा सा चापा जोड़ दे रहा हूं, तो इसलिए क्या हो रहा है, दो च प्रयोग हो रहे हैं। तो दो चा वाले जो प्रयोग हैं हमारे, वो विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी हैं। ए भी गलत है और हमारा क्या है, डी भी गलत है। सचिदानंद, जबकि ये क्या हो रहा है, सचिदानंद बोल रहे हैं, नाद हो रहा है। क्या हो रहा है, नांद हो रहा है। नांद नहीं होता, नंद होता है। इसमें क्या है, नंद है, सचिदानंद। तो विकल्प नंबर हमारा बी ठीक है। थोड़ा सा बस इसको ऐसे ही ध्यान से हम देखेंगे। चलिए, ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैं लेके आया था और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अब तो क्वेश्चन ये सही होने लगा, पहले तो लगभग 80% बच्चे गलत ही करते थे इसको। शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल की वर्तनी आपको बतानी है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो देखो कौन सा लग रहा है आपको। कुछ कह रहे होंगे कि हमें जो लग रहा है वो विकल्प बी सही लग रहा है, कुछ कह रहे होंगे विकल्प सी सही लग रहा है, कुछ कह रहे होंगे विकल्प ए। तो उज्ज्वल, बच्चों ये तो हम याद रख लेते हैं कि दोनों जय हमारे क्या बनते हैं, स्वर रहित बनते हैं। तो दोनों जा जो हैं हमारे वो स्वर रहित हैं और बाकी चीजें हम नहीं देखते। ये रटने वालों की बात बता रहा हूं कि उज्ज्वल जो होता है उसमें दोनों जा जो होते हैं वो आधे होते हैं, ठीक है, लेकिन दो में आधे हैं। तो याद रखना कि उज्ज्वल जो उ है वो जल्दी से हम बोल रहे हैं उज्ज्वल, ना कि उज्ज्वल। तो इसलिए जो है हमारा विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी हमारा वो सही है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनको रोक रोक के करिए और इनसे संबंधित और जो शब्द हैं उनको भी लिखकर देखिए, क्योंकि लिखने से ज्यादा समझ में आती हैं चीजें पढ़ने के मुकाबले। और ये तो वर्तनी है, तो इसको थोड़ा सा लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वो शब्द थे जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। बाकी आपने जो पीछे की क्लास अगर नहीं पढ़ी हो तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी हंसी के साथ फिर आपके सामने अगली क्लास में उपस्थित होते हैं। मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं है कोई भी सपना आपका पूरा ना हो, सपने आपको हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए और खाली सपने देखने से कुछ नहीं होता। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करिएगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।